Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस पर एक नया प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा जो ज्योग्राफी का होगा। जो भूगोल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, उसकी वीडियो अब चूँकि फिजिक्स एंड हो गया, केमिस्ट्री चालू है, चल रहा है और ज्योग्राफी का भी जो है आरंभ हम आज इस वीडियो से करते हैं। और ये ज्योग्राफी का प्रथम वीडियो होगा। जैसा कि आप बाकी प्लेलिस्ट में फिजिक्स में, एंशिएंट इंडिया में, मेडाइवल इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में आपने देखा है कि टॉपिक वाइज हम पढ़ाते चले आते हैं, 1 2 3 वो क्रम दिया रहता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा तो वो आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी जो भूगोल है, इसकी भी ये प्रथम वीडियो है आज। और अब जो यहाँ से ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो मैं प्रत्येक दिन जो अलग अलग टॉपिक है वो मैं आपके सामने पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जितना प्यार आपने फिजिक्स को दिया उतना ही आपसे आशा है कि आप ज्योग्राफी को भी देंगे। और चूंकि ज्योग्राफी को लेने का इसलिए रीजन ये है कि डिमांड ज़्यादा है। मैक्सिमम लोगों का कमेंट जो आता है आप लोगों का, सबका यही रहता है कि सर ज्योग्राफी कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीजिए, ज्योग्राफी को हम आज आरंभ कर देते हैं और आज से ज्योग्राफी की वीडियो आएगी और रेगुलर आएगी। अब हाँ, कुछ ऐसा काम पड़ता है तो ही मैं वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ। और ऐसे आप जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि हमारी वीडियो रेगुलर आती है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का। ज्योग्राफी एक नया सब्जेक्ट है, इसके प्रथम वीडियो से आरंभ करते हैं। आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए, ज्योग्राफी भूगोल जो आप जानते हैं, भू मतलब धरती और गो मतलब धरती, गोल मतलब गोल। धरती गोल है ना। हम लोग धरती का वर्णन या पृथ्वी के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं वो क्या है, भूगोल है या ज्योग्राफी है। तो देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है ना, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज है ना। इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। इरेटोस्थनीज जो हैं ये एक ग्रीक विद्वान थे। आपने और भी बहुत चीज़ों में इनका नाम सुना होगा। इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का ये पहला वीडियो है तो उसमें आप ये बात जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब्जेक्ट कैसे आरंभ हुआ, उसका आगाज़ कैसे हुआ या उसका नामकरण कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं। तो ज्योग्राफी में भी उसी तरह है कि ज्योग्राफी जो भूगोल शब्द है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज जो एक ग्रीक विद्वान थे इन्होंने किया। और कब किया? 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। ये देखिए कितना पहले की बात है ना। 276 से 194 ईसा पूर्व बहुत प्राचीन समय हो गया है ना। तो एक ग्रीक विद्वान ने किया, चलिए, जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया। जियो मतलब हो क्या? पृथ्वी। जियो मतलब JIO जियो नहीं, जो आप जियो का हम लोग सिम कार्ड यूज करते हैं उस जियो की बात नहीं, ये GEO जियो है ना। तो यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल, एक जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड है ना, आप समझ सकते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से लिया गया है। जियो शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ क्या हो गया? वर्णन करना। तो जिसमें अब इसको अगर मिलाइएगा तो जियोग्राफोस, ऐसे अगर आप देखिएगा तो ऐसा शब्द जिससे कि पृथ्वी का वर्णन होता हो, जियोग्राफस, तो ये से प्राप्त किया गया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। जियो और ग्राफोस को जब एक साथ रखिएगा तो जियोग्राफोस बनेगा और उसका वह अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के बारे में जानना, पृथ्वी की और तमाम अलग अलग घटक के अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग अवयव को जानना, ये क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा, है ना। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। नामकरण, अब देखिए ये जो ज्योग्राफी का नामकरण हुआ, तो नामकरण, इस ज्योग्राफी का नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया कि ज्योग्राफी का नामकरण, जो भूगोल का नाम भूगोल रखा गया है, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी कही गई, तो ये जो नामकरण किया गया और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए, जो प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के का श्रेय जो है वह किसको जाता है? तो वह यूनान के निवासियों को जाता है ना। ग्रीक, एथेंस, यूनान जो है तो वो यूनान के निवासियों को जाता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाए कि ज्योग्राफी का नामकरण और प्रारंभिक स्तर पर उसको व्यवस्थित करने का श्रेय किस देश के निवासियों को जाता है, तो आंसर क्या होगा? यूनान के निवासियों को जाता है ना इसका श्रेय। तो ज्योग्राफी के नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस
है ना, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अब आगे बढ़ रहा है और इसमें क्या कह रहा है कि हिकेटियस जो है ना, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, जस पीरियोडस। तो यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जस पीरियोडस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो हिकेटियस है। तो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, जस पीरियोडस का हिंदी अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश रखा। हिकेटियस ने क्या किया, सर्वप्रथम इस जो जस पीरियोडस जो पुस्तक लिखी गई उस किताब में, उस पुस्तक में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका क्रमबद्ध ज्ञान जरूरी होता है। आप देखते हैं कि जो भी बुक है या जो भी चीजें होती है तो उसमें आरंभ से लेकर के जैसे जैसे उसका क्रमबद्ध विकास होता है वह धीरे धीरे एक एक करके वह सामने आपको हाजिर करता है। अगर आप बुक का ही कोई चैप्टर देखेंगे तो वो क्या होता है, क्रमबद्धता उसमें बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए जो चैप्टर पीछे है उसको आगे कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वह जो राइटर जो उसने लिखा है, जिसने उस चीज को बनाया है, वो बहुत सोच समझ के एक क्रमबद्ध विकास के स्वरूप में एक सब्जेक्ट को आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो पीछे वाला चीज है उसको आगे कर दिया जाए, अब मान लीजिए हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, अभी आपने पढ़ा कि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका बाकी और इसका किस देश को श्रेय जाता है, इसका सबसे ज्यादा किसकी योग्यता, किसकी योगदान ज्यादा रहा इसमें, इन तमाम चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है उसी को हम यहाँ स्टार्ट करते तो बात नहीं बनती, वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए जो है क्या कहा गया कि भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश, इसलिए भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन होना भी बहुत जरूरी है, तब ना उसको पढ़ा जाएगा ढंग से। अगर सुचारू रूप से अगर ढंग से पेश नहीं किया जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में अर्थात पृथ्वी के वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का समावेशन किसने किया, या भूगोल विषय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उसके क्रमबद्ध विषयों का समावेशन किसने किया, तो सबसे पहले हिकेटियस ने किया। किसने किया, हिकेटियस ने किया। अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। अध्ययन है ना, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को पढ़ने की जो आपको स्वतंत्रता मिली वह कब मिली, तो 19वीं शताब्दी में यह मान्यता मिली। देखिए सब्जेक्ट बनते जाते हैं और उस पर पुस्तकें लिखी जाती है, उस पर कंटेंट बनाए जाते हैं और उसको जो है आदमी को सिखाने के लिए जो सुलभता होती है वह प्रदान करने के साथ साथ पुस्तक बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आज से बहुत साल पहले कंप्यूटर नहीं था, इसका आविष्कार भी नहीं था। एक बात सोच सकते हैं, जब कंप्यूटर नहीं था, इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो कोई भी आदमी उस सब्जेक्ट को जानता भी नहीं था। आज जो लोग BCA वगैरह कर रहे हैं और भी अलग अलग कंप्यूटर साइंस से जो और अलग अलग जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर संबंधित, मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब कंप्यूटर नहीं था, उसकी खोज नहीं हुई थी, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या उसके पहले वो सब्जेक्ट था हमारे पास? नहीं था। जब उसका खोज हुआ, फिर उस पर बातें बनी, बहुत सारी चीज़ें, और उस पर अगाध ज्ञान उसमें आना शुरू हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, उस पर पुस्तकें बनी, सिलेबस बना, और वो आज हमारे सिलेबस का, हमारे पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। तो इसी तरह से क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज़ का अगर आप देखिएगा तो कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जितना ही ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा उतना ही। हम लोग जब 11th में थे कि एक बच्चा प्रश्न किया था सर से कि सर जितना चीज़ का आविष्कार होना था तो सब चीज़ का आविष्कार तो कर दिया लोगों ने, अब हम लोग किसका आविष्कार करेंगे? जैसे मान लीजिए रेडियो, टीवी, टेलीविजन, साइकिल, मोटरसाइकिल, घड़ी, है ना, बल्ब, LED, फैन, सब चीज़ का आविष्कार हो गया, तो अब हम लोग किसका आविष्कार करेंगे? ये बात अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये बात समझ में आती है कि आप जितना ही खोज करते हैं, जितना ही आप खोजी बनते हैं, उतना ही आपके सामने और सब्जेक्ट और बृहद पैमाने पर एक व्यापक रूप से आपके सामने वो चीज़ें आती है ना। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज भी ऐसा होता है। बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी नहीं होगा आपके साथ, आने वाले अगले शतकों में, अगले कुछ सालों में हो सकता है कोई और नया सब्जेक्ट आपके पास आ जाए, उसका कोई अंत नहीं है। अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में ही, है ना, बहुत सारा ऐसा ब्रांच होगा जिसको आप उसी पर एक ही सब्जेक्ट को आप इतना ज़्यादा ब्रांच हो जाएगा कि उसका एक एक ब्रांच एक सब्जेक्ट बन जाता है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी में भूगोल को स्वतंत्र रूप से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने की मान्यता मिली। यह भी याद रखिएगा, भूगोल को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने की मान्यता कब मिली, तो 19वीं शताब्दी में मिली। और जितना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा और भी ऑप्शन है कि और भी ज़्यादा पढ़ने का ऑप्शन है ना। तो ये
अनंत आकाश है, एक चेतना है, एक चेतन है जो विभिन्न रूपों में कार्य करती है, अलग अलग स्तर पर वो काम करती है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसका एक विशाल अथाह समुद्र, अथाह सागर है हमारे सामने, जो कि अलग अलग चीज़ें निर्माण करती है और उसको हम लोग इसका स्टडी भी करते हैं। तो किसी भी चीज़ का कोई सीमा इसमें नहीं होती है, और जितना ही खोजा जाएगा उतना ही सीमा और बढ़ती जाती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। क्या बोला? 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जो 20वीं शताब्दी है उसके आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण, है ना, मैन एंड एनवायरनमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। जब 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप से भूगोल को पढ़ने जाने का एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिली, तो उसी के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल को जो है ना, भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ कौन? भूगोल। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में भूगोल विकसित हुआ कब? 20वीं शताब्दी में। इसकी दो विचारधाराएं थी। अब देखिए, अब जो भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हो गया, है ना, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन का रूप ले लिया, तो वहां पर दो विचारधाराएं जन्म ली। इस बात को याद रखिएगा जो पॉइंट अभी बोल रहे हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य और पर्यावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भूगोल विकसित हुआ, ज्योग्राफी विकसित हुआ। किसके रूप में? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययन के रूप में ज्योग्राफी विकसित हुई, और वहां से दो विचारधाराएं जन्म ली। क्या क्या? तो इसकी दो विचारधाराएं थी, एक है संभववाद और एक है निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद दोनों दो विचारधाराएं हैं। अब देखिए, आपसे पहले इस बात को समझिएगा कि संभववाद और निश्चयवाद कहां से जन्म लिया। संभववाद और निश्चयवाद जब 20वीं शताब्दी में मनुष्य और भूगोल के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन स्टार्ट हुआ, मनुष्य और पर्यावरण के, है ना, जब 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भूगोल में किया जाने लगा, तो वहां से दो विचारधाराएं उपजी, एक है संभववाद और एक है निश्चयवाद। अब संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है, इसको समझेंगे। अब यहां प्रश्न है आपका कि संभववाद क्या है, या संभववाद किसे कहते हैं, या संभववाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संभववाद क्या है ना, देखिए, संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद क्या कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है ना, समर्थ है, तथा वह बाह्य प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यह हो गया संभववाद। संभववाद में दो बात है। एक बात क्या कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य अगर चाहेगा तो अपने एनवायरनमेंट में चेंजिंग ला सकता है, लाएगा, वो उस चेंजिंग को लाने में समर्थ है, सक्षम है, योग्य है। ठीक है। दूसरा बात क्या कहा, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति द्वारा दी गई है, उस अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो संभववाद का दो चीज याद रखिएगा। संभववाद जो विचारधाराएं हैं, है ना, मनुष्य और पारिस्थितिकी, मनुष्य और पर्यावरण, है ना, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के आधार पर जब भूगोल का अध्ययन 20वीं शताब्दी में किया जाने लगा, तो वहां से दो विचारधाराएं आई, एक संभववाद और एक निश्चयवाद। तो संभववाद क्या था कि संभववाद के अनुसार कोई भी मनुष्य जो है वह अपने पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है ना, पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यह हो गया संभववाद कि कोई भी आदमी अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने में समर्थ है और प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं उनका वह अपने बुद्धि अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। यह संभववाद। यह किसने कहा? संभववाद ने। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता। अब संभववाद के जो इस विचारधारा है, इसके समर्थक भूगोलवेत्ता कौन कौन हुए? तो एक है वाइडल डीला ब्लास एक है, और दूसरा है फैब्रे। वाइडल डीला ब्लास और फैब्रे, इस दो महान भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन किया। किसका? संभववाद का। संभववाद क्या है? तो संभववाद क्या है? मनुष्य अपने पर्यावरण में अपने मन के अनुसार, है ना, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर्यावरण को चेंज करने में वह योग्य है, वह उसको चेंज कर सकता है, उसको करने में कैपेबल है। और दूसरा क्या? तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं की इच्छा के अनुसार उपयोग करने में भी वह
समर्थ है। ये बात संभववाद कहती है। और इस विचारधारा को समर्थन कौन कौन किया? इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता कौन थे? वाइडल डी लाब्लास, वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे, वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे ने इसका समर्थन किया। अब देखिए, एक विचारधारा संभववाद को आपने समझा, दूसरी विचारधारा है निश्चयवाद। क्या है? निश्चयवाद। देखिए, अब प्रश्न है निश्चयवाद क्या है, या निश्चयवाद किसको कहते हैं? निश्चयवाद क्या है? देखिए, निश्चयवाद के अनुसार या इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। अब निश्चयवाद क्या कह रहा है? जैसा कि इसका शब्द ही निश्चयवाद है, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य का जितना भी जो काम है वह पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन कह रहा है? निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कह रहा है? मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इसलिए मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। ये निश्चयवाद कह रहा है। निश्चयवाद भी दो बात कह रहा है। क्या कह रहा है? एक कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित हैं, और दूसरा मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है ना। अपने मन से स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता क्या है? कम है, स्वतंत्रता नहीं है। जबकि संभववाद सीधा इसका उल्टा है। संभववाद क्या कहता है? वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। और निश्चयवाद क्या कहता है? मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। मतलब स्वतंत्रता है लेकिन कुछ कम है। मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। तो दो बात संभववाद में भी है और दो बात निश्चयवाद में भी है। संभववाद में दो बात क्या? दो बात में से एक बात है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। और निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। ये कौन है? निश्चयवाद कह रहा है। तो दोनों थोड़ा अपोजिट, सीधा उल्टा लगता है, निश्चयवाद और संभववाद। अब देखिए, इस विचारधारा जो निश्चयवाद की विचारधारा है, इसके समर्थक भूगोलवेत्ता कौन है? निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता हैं रीटर, रैटजेल। रीटर और रैटजेल हैं जो इस विचारधारा के समर्थक हैं। किसका? तो निश्चयवाद का। ये नवीन निश्चयवाद का संस्थापक है। ये दोनों जो है कौन कौन? रीटर और रैटजेल। रीटर और रैटजेल नवीन निश्चयवाद का संस्थापक है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी के लिए निश्चयवाद में रीटर और रैटजेल जो है, रीटर और रैटजेल नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? रीटर और रैटजेल। तथा इस विचारधारा निश्चयवाद की विचारधारा का जो और समर्थक भूगोलवेत्ता है वो है एलन सैम्पुल और हटिंगटन। एलन सैम्पुल और हटिंगटन, इन्होंने भी इस निश्चयवाद का ही समर्थन किया है। निश्चयवाद का समर्थक कौन कौन हो गया? रीटर, रैटजेल, एलन सैम्पुल और हटिंगटन। तो इन चारों ने इसका समर्थन किया। किसका? निश्चयवाद का। और वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे ने किसका समर्थन किया? संभववाद का समर्थन किया। तो इस तरह से संभववाद और निश्चयवाद, हमको लगता है दोनों ही बात आपको समझ में आ गई होगी कि संभववाद क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे उठाता है। आप टीचर वीचर का भी एग्जाम दीजिएगा तो उस सब में भी इस सबसे प्रश्न रह सकता है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं या आप संभववाद से क्या समझते हैं। तो अगर आपको मोटा मोटी बात समझ में आएगी कि संभववाद में जो संभववाद कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने में समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, और निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। तो मित्र, आज जो है यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।